एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर अपने कैश फ्लो की मीनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंसेस होता है और क्या क्या आइटम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं, ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। तो आज अपन इस लेक्चर के अंदर सबसे मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले कि कैश फ्लो के अंदर तीन कैटेगरी होती है, यानी कि इसकी जो कैटेगरी है उसको तीन उसमें क्लासिफाइड किया गया है। तीन टाइप की एक्टिविटीज होती है, तीनों एक्टिविटीज में डिस्क्राइब करेंगे। पहली इसकी एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है ना, उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ढंग से समझना इस पूरी बात को। यहां पे लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं अपन ने, कैश फ्लो की मीनिंग समझी AS3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर अपन ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझा कि कैश क्या होता है और उसके इक्विवेलेंट में क्या चीजें होती हैं। उसके बाद आज अपन बात कर रहे हैं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसकी तीन कैटेगरी होती है, इसको क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें पहली एक्टिविटीज का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब समझ में आ रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। क्लियर, ये तो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें इतनी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इन्होंने बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म के लिए इसमें दो चीजें दे रखी हैं। एक तो बोलते हैं ये लोग कि डायरेक्ट मेथड, एक तो होता है जी डायरेक्ट मेथड, और एक होता है इसमें इनडायरेक्ट मेथड। यानी कि दो मेथड इसमें क्लासिफाइड किए गए, ठीक है। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इसमें इनडायरेक्ट मेथड है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, डायरेक्ट मेथड क्या है और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या है, उसको जरा समझ लो आप। देखो, डायरेक्ट मेथड के बाद में मतलब सारा काम इसमें डायरेक्ट चलेगा। डायरेक्ट का मतलब है कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। अब देखो डायरेक्ट मेथड का जरा समझना, जैसे कैश सेल, कैश परचेज, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश एक्सपेंसेस। ये सारे के सारे मेथड मतलब डायरेक्ट मेथड के अंदर ये पॉइंट आते हैं, ठीक है। इस वजह से कैश सेल हो गई। कैश सेल से समझ में आ रहा है इनफ्लो यानी पैसा आएगा, इनफ्लो मतलब पैसा आना होता है, आउटफ्लो मतलब पैसा जाना होता है। कैश सेल करेंगे पैसा आएगा, ठीक है। कैश परचेस करेंगे पैसा जाता है, आउटफ्लो परचेस करेंगे पैसा जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा रिसीव होगा तो इनफ्लो यानी पैसा आएगा, ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर है, क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, यानी कि हम जब क्रेडिट पे परचेस करते हैं तो हमारे क्रेडिटर बनते हैं और क्रेडिटर को हमें पेमेंट कराना पड़ता है, तो आउटफ्लो की कैटेगरी के अंदर आता है पेमेंट टू। और एक होता है कैश एक्सपेंसेस। ये कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं ये कैश से रिलेटेड होते हैं, इसलिए इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इस एक्टिविटीज के अंदर ये सारी की सारी चीजें लेनी है, कैश सेल, कैश परचेज, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश एक्सपेंसेस, ये सारी की सारी है डायरेक्ट मेथड के अंदर। क्लियर, बात समझ आपको अच्छे से आ रही है। अच्छा, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है जो डायरेक्ट नहीं होगा वो इनडायरेक्ट होगा। इसके अंदर हम ना कैश से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं करेंगे, जरा देखना इसमें करना क्या है। इसमें हम लोग नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ चीजों का नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। देखो, मैं जो कैश फ्लो आपको बता रहा हूं, ये हम थोड़ा जो यहां पे जो भी चीज आपको समझा रहे हैं वो एक शॉर्ट मेथड से समझा रहे हैं। इसके अंदर वैसे बहुत बड़ी कहानियां होती हैं, ठीक है। जैसे अभी ये तो डायरेक्ट मेथड में समझा दी, ये सारी की सारी चीजें अगर होती है कैश इनकमिंग और कैश आउटगोइंग, इनफ्लो और आउटफ्लो, तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये होता है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होती है वो दो टाइप से परफॉर्म होती है बिजनेस के अंदर। एक तो डायरेक्ट मेथड से ये लोग बनाते हैं और एक इनडायरेक्ट। केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से होती है। नहीं, बच्चों से अगर कोई पूछे तो वो ये बताते कैश फ्लो स्टेटमेंट ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है, बात समझ आ रही है। तो ये डायरेक्ट मेथड में तो क्लियर समझ में आ रहा है कैश से रिलेटेड सारा है। इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं होता। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट करते हैं। अब जैसे एडजस्टमेंट के नाम से पहला एडजस्टमेंट हम बताते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं। नॉन कैश आइटम, अब जैसे आप पूछोगे नॉन कैश आइटम में एक एग्जांपल बताओ, बता देंगे डेप्रिसिएशन नॉन कैश होता है। डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश है, प्रोविजंस जो होते हैं वो नॉन कैश आइटम होते हैं, तो उसका एक तो इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है, नॉन कैश आइटम के अंदर मतलब जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जो तुमने कभी भी 11th क्लास में उसकी कोई एंट्री कैश में नहीं पढ़ी, 12th में नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी। प्रोविजन की कोई कैश में एंट्री पढ़ते ही नहीं, पी एंड एल से प्रोविजन बनाते तो उसकी एंट्री मालूम है। क्लियर आ रही है। तो यहां पे कर रहे हैं नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट, पहला बात समझ आ रही है। उसके बाद हम यहां पे करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इसका एडजस्टमेंट करेंगे, समझाएंगे प्रॉफिट और सेल का क्या है, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट होगा नेट प्रॉफिट के अंदर। 2 पॉइंट। तीसरा हम लोग करते हैं वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। इसमें हम वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट भी पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। हमें वैसे ये बात पता है
वर्किंग कैपिटल का जो होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस कराते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। ये ऑलरेडी हम लोग रेशियो के चैप्टर में डिस्कस कर चुके थे। तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा करंट एसेट्स का और करंट लायबिलिटी का। क्लियर? आगे कहानी समझ में? तो ये सारे के सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कौन सी एक्टिविटीज को ऑपरेटिंग, इधर कोई भी पॉइंट कैश से रिलेटेड नहीं है। क्लियर? आ गई समझ में? ये नॉन कैश आइटम का प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स का करेंगे, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। अभी आपको समझाएंगे नॉन कैश आइटम में क्या क्या चीज आती है। क्लियर? बात आ रही है आपको समझ में? तो यानी कि अपन ने बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, नाम से समझ में आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से होती है। डायरेक्ट में सब कुछ कैश होता है, नॉन कैश का इसमें देखो कुछ नहीं दिखेगा आपको, ना डेप्रिसिएशन दिखेगा, ना प्रोविजन दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सारा का सारा आइटम कैश है। कैश सेल, कैश परचेज, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, कैश एक्सपेंसेस। क्लियर? और ये इनडायरेक्ट है, इसमें कैश का कोई आइटम ही नहीं है। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर। अच्छा, लेकिन एक बात आप समझना, ये वाला होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो भी यूज होता है सब जगह पे इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है। डायरेक्ट मेथड का यूटिलाइजेशन होता नहीं है, और ये आपके कोर्स में भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको तो कराएंगे नहीं। लेकिन ये आपको समझा दिया कि डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से? तो यानी ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट। इसके अंदर हम ये सारी की सारी एडजस्टमेंट भी करेंगे। नॉन कैश आइटम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रॉफिट और लॉस सेल क्या होता है वो पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट समझेंगे क्या होता है। क्लियर? आ गई बात समझ में? ये थी पहली एक्टिविटी। 3 कैटेगरी में था, पहली कैटेगरी हमने खत्म कर दी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो कोई भी पूछे तो अपन ये नहीं कहेंगे कि स्टेटमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है। आएगा नहीं? अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ेंगे उधर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई काम नहीं है, वो तो सिंगल तरीके से चलती है। अब एक बार आप उसको भी देख लो एक बार ढंग से। अब देखो दूसरी कैटेगरी आती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो नाम से समझना, इन्वेस्टिंग, अभी बोला था ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, यानी कि बिजनेस में जहां पे भी बिजनेस पैसा इन्वेस्ट करेगा, चाहे कंपनी हो चाहे बिजनेस, पैसा इन्वेस्ट, उस इन्वेस्टमेंट को करेंगे तो पैसा जाएगा, और उन इन्वेस्टमेंटों को बेच देंगे तो पैसा आएगा। वो सारी की सारी एक्टिविटी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर होती है। 5 आइटम बता रहे, 5 का ध्यान रखना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में खत्म हो जाएगी। लेकिन बता दिया इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। पैसा इन्वेस्ट करते अपनी एसेट के अंदर, अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो जहां पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां को बेचेंगे भी तो उन इन्वेस्टमेंट को, तो पैसा आएगा, जब परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। क्लियर है? 4 से 5 आइटम का ध्यान रखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब जैसे देखो मैं यहां लिख रहा हूं परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब देखो परचेज करोगे फिक्स्ड एसेट, पैसा जाएगा। अब चाहे वो एसेट कोई सी भी हो, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो लैंड हो, कुछ भी हो, वो इसके अंदर आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर? पॉइंट समझ में आ रहा है? पैसा जाएगा। इसे अगर कोई बोलेगा कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स किस टाइप की एक्टिविटी है, तो अपन यहां पे बोल देंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। और ये बोलेंगे इनफ्लो है क्या आउटफ्लो है, तो अपन यहां पे बोल देंगे आउटफ्लो, क्योंकि इससे पैसा जा रहा है। आगे गानी समझ में? परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो, पैसा आएगा इसे इनफ्लो। अब जरा देखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट को बेच देंगे तो सेल कर देंगे, पैसा आएगा। लेकिन यहां पे एक अच्छी बात क्या है, हमें यहां पे प्रॉफिट लॉस का कोई ध्यान नहीं रखना। जितने रुपए में हम इसको सेल करेंगे सिर्फ हम वही अमाउंट यहां लिखेंगे, जितने में परचेज करेंगे वो अमाउंट यहां लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस ए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आता। प्रॉफिट लॉस अभी ध्यान हो तो अभी ऑपरेटिंग में बताया था कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो कि अभी अपन डिस्कस करेंगे, वो ऑपरेटिंग के अंदर आता है, यहां नहीं आएगा। क्लियर है? कोई परेशानी है इसके अंदर? तीसरी बात समझो, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब परचेज करोगे अगर आप इन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, यानी कि आउटफ्लो एक्टिविटी है इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टमेंट किसी में भी हो सकता है, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट शेयर्स परचेज कर सकते हैं किसी अदर कंपनी के, ये सारी की सारी इसमें आती है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्लियर है? तो जब खरीदेंगे तो पैसा जाएगा, इसे अपन बोलते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन इन्वेस्टमेंटों को बेचेंगे तो पैसा आएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस पे कोई ध्यान नहीं देना, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। तो यहां पे आएगा जैसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोलो ये बात समझ में आ रही है? देखो 4 पॉइंट हो गए, फिक्स्ड एसेट परचेज करना, सेल करना, इन्वेस्टमेंट परचेज करे और इन्वेस्टमेंट सेल करे। अब एक चीज लिखा है उसको ध्यान समझना, इंटरेस्ट / डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कोई भी इंटरेस्ट और कोई भी डिविडेंड
अगर आपको रिसीव्ड होता है इन्वेस्टमेंट पे, जो कि आपने इन्वेस्टमेंट परचेज वगैरह करे है ना, तो इस पे आपको या तो इंटरेस्ट मिलेगी या डिविडेंड। जैसे आपने मान के चलो डिवेंचर्स वगैरह परचेज करे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगी, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपको डिविडेंड मिलेगा, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। क्लियर आ रही है बात समझ में? तो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे पैसा आएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसे इन पांचों एक्टिविटीज में इनफ्लो एक्टिविटीज देखें जिनसे पैसा आएगा, तो सेल, इससे पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे इससे पैसा आएगा, और इससे पैसा आएगा। ये दो आउटफ्लो की, इनसे पैसा जाएगा और इनसे पैसा जाएगा। इसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 5 पॉइंट है, अच्छे से याद करोगे पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। इन्वेस्टिंग का मतलब है जहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, तो जब इन्वेस्ट करेंगे हम सेल भी तो करेंगे। आगे का नहीं समझे? फिक्स्ड असेट से पैसा इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट खरीदना। आउटसाइडर तो देखो परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, उसके बाद लिखा है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? आ रही है बात समझ में? तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज कहलाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ऑपरेटिंग का समझ में आया था, डायरेक्ट में समझाया था, और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी अपने केवल पॉइंट समझा दिए कि नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करना है, उसके अंदर प्रॉफिट और सेल लॉस का एडजस्टमेंट करना है, वर्किंग कैपिटल। लेकिन अभी इसको ऑपरेटिंग को पूरे डेप्थ में समझेंगे अच्छे से। क्लियर? इन्वेस्टिंग इतना ही है, बस इन्वेस्टमेंट खरीदना, बेचना, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड होता है तो आप लिखेंगे। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है इनफ्लो और आउटफ्लो का। बेचेंगे पैसा आएगा यानी कि इनफ्लो, और जब परचेस करेंगे तो आउटफ्लो है। तो इसमें अपन को पता है परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट से पैसा जाएगा और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट पैसा जाएगा। सेल करोगे तो पैसा आएगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट सेल करोगे तो पैसा आएगा, और इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करोगे तो पैसा आएगा। ऑब्वियसली बात है, कोई सिक्योरिटीज परचेस करोगे तो उस पर इंटरेस्ट सीधे बैंक में आपके में आती है, कोई कंपनी के शेयर खरीदे तो उसका डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है, यानी कैश में आता है वो। तो ये सारे इसलिए यहां पे इनफ्लो में बोला है। क्लियर? 2 टाइप की एक्टिविटीज कंप्लीट हुई है, ऑपरेटिंग और एक इन्वेस्टिंग। अब तीसरे टाइप की एक्टिविटीज है जिसका नाम है फाइनेंसिंग। वर्ड से समझ में आ रहा है? फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। तीसरी एक्टिविटी समझो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब सुनो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब, जैसे अभी बात समझ में आ रही थी, जैसे ऑपरेटिंग समझी, जैसे इन्वेस्टिंग समझी, वैसा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जब आप फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे, यानी पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए पैसा आएगा तो उसको पेड भी तो करना पड़ेगा, तो फाइनेंस के लिए आएगा। फाइनेंस की व्यवस्था के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाती है। जिसमें पहला पॉइंट ढंग से समझना, यहां पर लिखा है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर ब्रैकेट में लिखा है ओनली इश्यू फॉर कैश, ये लिखा हुआ है। आप कंपनी शेयर इशू करे, ठीक है, और लिखा हुआ है ओनली इशू फॉर कैश, तो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि शेयर 2 टाइप से इशू होते हैं, कैश में और अदर देन कैश में। यहां पे बात चल रही कैश की, अदर देन कैश वाला हम यहां नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, कैश के आने जाने की बात चल रही है यहां पे। तो यहां पे इश्यू ऑफ शेयर लिखा है ओनली इशू फॉर कैश। अब एक बात बताओ, जब कंपनी शेयर इशू करेगी, क्लियर, और वो भी कैश में, तो पैसा आएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं इनफ्लो एक्टिविटीज। तो पैसा आएगा ना, इनफ्लो एक्टिविटीज में कहलाएगा, ठीक है। अब शेयर में चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो और चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो। क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से? अच्छा, एक और चीज समझा देते हैं कि इसमें अगर मान के चलो शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम भी आएगा, तो वो भी अलग से यहां पर लिख देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है? एग्जांपल के साथ समझाते हैं। 5000 है शेयर्स @100 और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ इशू करें कैश के अंदर, तो 5000 इंटू जब 100 करेंगे तो यहां तो लिख देंगे 5 लाख, समझना, यहां तो लिख देंगे 5 लाख प्लस में आएगा ये, ठीक है, 5 लाख लिख देंगे प्लस में, और यहां पे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, और यहां पे लिख देंगे इश्यू ऑफ शेयर। जब हमने सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू ऑफ शेयर, तो 5000 इंटू 10 के हिसाब से 50,000 और लिख देंगे अलग से, तो ये होगा टोटल 5,50,000। तो हमें इश्यू ऑफ शेयर में तो ये देखना है और सिक्योरिटी प्रीमियम में अलग से 50,000 दिखाना। ये भी तो कैश में आया है, क्योंकि टोटल जो थे 5000 शेयर थे, 100 रुपए का था, 10 रुपए प्रीमियम के साथ इशू हुआ है, टोटल पैसा है 110, लेकिन बस कैपिटल का अलग कैपिटल में दिखा दिया और सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि इस शेयर से आया था वो यहां पे दिखा दिया, दोनों कैश में ही आए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बोलो, कोई परेशानी इसके अंदर? अब जरा नेक्स्ट एक्टिविटीज देखो एक बार। अब नेक्स्ट एक्टिविटीज देखिए। अब जरा इसके बाद बात कर लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है लोन टेकन। जब लोन टेकन करेगी कंपनी, बैंक से लोन टेकन होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो एक्टिविटीज कहलाती है। यहां पे लिखा हुआ है इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो पैसा आएगा, और ये भी इसी के जैसी कहानी है सेम, केवल किसमें? ओनली फॉर कैश में, इसीलिए इश्यू फॉर, सारा काम कैश का है
नॉन कैश का कोई लेना देना नहीं है, सारे के सारा नॉन कैश का जो भी खेल होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर होगा। और मैंने कहीं नहीं बताया, इन्वेस्टिंग में बता दी 4 से 5 आइटम होते हैं, फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना, और उस पर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करोगे। उसके बाद अब आ गए फाइनेंसिंग पे, तो ये फिर फाइनेंस की व्यवस्था हो रही है। इश्यू ऑफ शेयर करेंगे पैसा आ जाएगा, ठीक है, लोन टेकन करेंगे बैंक से तो पैसा आएगा, और इश्यू ऑफ डिवेंचर करेंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। और डिवेंचर अपने को पता है 3 तरीके से इश्यू होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। आगे कहानी समझ में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अच्छा, अब एक और चीज समझना, यहां तक तो ये हो गया इश्यू ऑफ डिवेंचर की बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है लोन पेड। अब जब लोन लिया तो लोन पेड भी होगा, जब लोन पेड करेगी कंपनी तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो एक्टिविटी कहलाती है सर ये आउटफ्लो एक्टिविटी। ये ब्रैकेट में ये माइनस के, ये नॉर्मल वाले प्लस है, ठीक है। ये लोन पेड करेंगे तो ये कौन सी एक्टिविटी है? आउटफ्लो। क्लियर? अच्छा, एक वर्ड देखना जो तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यहां पे वर्ड हुआ है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर। रिडेम्पशन होता है डिवेंचर का और प्रेफरेंशियल का। जब कंपनी रिडेम्पशन करेगी तो डिवेंचर और प्रेफरेंशियल का पैसा लौटाएगी, तो पैसा जाएगा आउटफ्लो एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड करेंगे तो ये भी हमारी आउटफ्लो एक्टिविटीज है और इसी के अंदर आएगा, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड होता है इंटरेस्ट। तुमने लोन लिया होगा, तुमने डिवेंचर इशू करे होंगे, तो तुम्हें उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट पे करोगे तो फाइनेंसिंग की एक्टिविटी से ही जा रहा है, तो यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट पेड, ये आ गया। क्लियर? ये लोन टेकन पे और डिवेंचर पे जो आप इंटरेस्ट पेड करते हो वो आता है। आ रही कहानी समझ में? एक वर्ड और लिख रहे हैं, डिविडेंड पेड। जब डिविडेंड पेड करोगे तो पैसा जाएगा। अब तुम कहोगे डिविडेंड क्यों पेड कर रहे हैं? भाई कंपनी ने शेयर इशू करे, चाहे वो इक्विटी करे हो चाहे प्रेफरेंस शेयर करे हो, तो उस पर डिविडेंड कंपनी पे करेगी नहीं करेगी, कंपनी के पास से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये आ गया। जब कंपनी किसी अदर कंपनी के शेयर खरीदती है तो इसका इस एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, फिर ये जाता है इन्वेस्टिंग में। भाई आज हमारी कंपनी है और हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे, तो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वहां से हमें डिविडेंड मिलेगा, इसलिए इन्वेस्टिंग में चला गया था। इसलिए लिखा गया था इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। आ रही बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत है इसमें? तो जैसे यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। ठीक, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आती हैं। क्लियर है? इसका जो पूरा चार्ट है पीडीएफ के साथ आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 3 टाइप की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग का मतलब बताया कि ऑपरेट करने के लिए जो एक्टिविटीज होती है उसमें 2 थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हमें पढ़नी नहीं है, इनडायरेक्ट का पूरा भी अपन इसमें डेप्थ में समझेंगे उसको। उसके बाद अपन ने बात करी सेकंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है जहां पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो चाहे फिक्स्ड एसेट्स में हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट में हो, उन्हीं को जब वहीं इन्वेस्ट करेंगे तो परचेस करेंगे तो सेल भी वहीं पे ही आएगा। ठीक है? और उससे रिलेटेड अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर आपको रिसीव्ड होता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। 5 आइटम याद रखने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म हो जाएगी। फिक्स्ड एसेट खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना और उससे रिलेटेड डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, बस हो गई इन्वेस्टिंग। आ गई नहीं समझ में? फाइनेंसिंग की बात समझ में आ रही है तो एक बात समझे, फाइनेंस का मतलब तो पैसे के लिए कुछ बात कर रहे हैं लोग, पैसे की व्यवस्था की कुछ बात हो रही है। तो यार जब फाइनेंस की हम व्यवस्था करेंगे तो जब हम पैसा लेंगे तो पैसा पेड भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप इश्यू ऑफ शेयर लिखा, ओनली इशू फॉर कैश, क्योंकि अदर देन कैश में भी होते हैं। इसलिए लोन टेकर करेंगे पैसा आ जाएगा आपके पास, इश्यू करोगे डिवेंचर तो पैसा आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद यहां पे लिखा लोन पेड। अब लोन पेड कर टेकन करा तो पेड भी तो करोगे तो पैसा जाएगा, आउटफ्लो है। रिडेम्पशन करोगे डिवेंचर का चाहे प्रेफरेंशियल्स का पैसा जाएगा। ठीक है? उसके बाद इंटरेस्ट पेड करोगे तो पैसा जाएगा और कोई डिविडेंड पेड करोगे तो पैसा जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में अच्छे से? तो ये 3 टाइप की एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है। अब एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम, वो मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन पेपर में इंडिविजुअल एक्टिविटीज भी आती हैं, जैसे वो बोले कि केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझाओ, या वो बोले केवल फाइनेंसिंग समझाओ, या इन्वेस्टिंग समझाओ। तब तो अपने को ध्यान रखना है कि भाई इन्वेस्टिंग का कौन सा पार्ट है, फाइनेंसिंग का कौन सा पार्ट है, ऑपरेटिंग का कौन सा पार्ट है। एक तो ये होता है अलग अलग एक्टिविटीज में क्वेश्चन है, एक होता है पूरा क्वेश्चन आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करो, तो उसमें मैं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों लेनी है। तो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जब हम तीनों लेंगे तो उसका आंसर हमको क्वेश्चन में गिवन होता है, बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है। अच्छा, ये जो हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो ये ऑलरेडी अपन ने जब कैश फ्लो का मीनिंग समझाया था तब बताया था, हम बैलेंस शीट में इसके डिफरेंसेस से पढ़ते हैं। 2 साल का हमारे पास डाटा गिवन होता है बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और तब हम जाके कैश फ्लो स्टेटमेंट बना पाते हैं। क्लियर आ रही है बात समझ में? 3 एक्टिविटीज है, ध्यान से समझनी है, एक एक एक्टिविटीज आपको अच्छे समझ में। बस इसमें थोड़ी सी जो टेक्निकल एक्टिविटीज है वो है ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग ईजी होती है, फाइनेंसिंग ईजी होती है। ऑपरेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, पर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो भी आपसे आ जाएगा। 3 टाइप की एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। क्लियर है?
तो अभी अपन अब समझेंगे पहली एक्टिविटी जिसका नाम है ऑपरेटिंग, उसका अपन पूरा फॉर्मेट लेंगे और एक एक पॉइंट समझेंगे कि इसमें किस किस तरीके से करना है, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट कैसे करना है और प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करना है। क्लियर? आई होप कि ये बात तो आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे पहले ले रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इसका फॉर्मेट भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। देखो ये लिखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर का एक कॉलम बनेगा, उसके बाद एक अमाउंट का बनेगा और एक बनेगा नेट अमाउंट का। ठीक है, दोनों चीजें एक बार आप देख लो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट और यहां लिख रहे हैं अपन नेट अमाउंट। यहां पर ने लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब जरा समझना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अपन ले रहे फॉर्मेट इसका इस तरीके से बनता है, पर्टिकुलर अमाउंट और नेट अमाउंट। ठीक है, अब इसको किस तरीके से इसमें प्रेजेंटेशन देनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीज आएंगी, वो एक बार आप ढंग से समझो। सबसे पहले अपन लोग कैपिटल में लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये लिखते हैं। अच्छा, लेकिन हमारा थोड़ा सा कराने का तरीका अलग है, एक बार उसको देख लेना। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, अपने को क्या करना है, क्वेश्चन जब भी आएगा सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट अगर हमको बैलेंस शीट दे रखी है तो हम लोग नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट से लेते हैं। समझने की बात करना है, जो कर समझा रहे हैं, हमारा जो नेट प्रॉफिट अपन लेते हैं वो बैलेंस शीट से लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में भी प्रॉफिट होता है, उसका एक अलग से वर्किंग नोट नहीं बनता है, लेकिन हम नहीं बनवाते वर्किंग नोट। अपन तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट दे रखा होगा उस प्रॉफिट को अपन लेंगे। ठीक है, जैसे समझाते हैं, 2 ईयर दे रखे 2016 और 2017। ठीक है, इसको ढंग से समझना। पहले ये दे रखा है यहां पे प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट में 2016 में दे रखा है आपको 10,000 और 2017 में दे रखा है 12,000। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2,000 और यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट 2,000। ये बैलेंस शीट में 2 साल का डाटा गिवन होता है। ठीक है, बैलेंस शीट का, तो हम उसका जो डिफरेंस होता है वो लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन में भी प्रॉफिट होता है, हमें नहीं लेना, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो प्रॉफिट होगा हम उसे नहीं लेते, हम लोग लेंगे बैलेंस शीट से, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मेट है ये हमारा बैलेंस शीट के थ्रू फॉर्मेट बनेगा। और जो मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट होता है उसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनता है, हम नहीं बनवाते उसे। क्लियर? बात समझ आ रही है? अपने को तो प्रॉफिट लेना बैलेंस शीट से, एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट दे रखा अपन को नहीं लेना। नेट प्रॉफिट ये सब कुछ आफ्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, अभी तो चलो ये 2,000 का प्रॉफिट है तो हम यहां 2,000 का प्रॉफिट लिखेंगे। सपोज दैट उल्टा होता, 10,000 होता और यहां पे होता 8,000, तो हम यहां पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस लिखते हैं और 2,000 ब्रैकेट में लगा देते इसको। यहां पे जो 2,000 रुपए का लॉस है ना, उसे हम लिखते नेट लॉस लिखते हैं और 2,000 रुपए ब्रैकेट में। लेकिन अभी हमारा कितना है, 10,000 से 12,000 हो गए, 2,000 का प्रॉफिट है तो हम यहां पे प्रॉफिट लिखेंगे। आ रही है समझ में? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? बैलेंस शीट से आपको लेना है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में आपको ये दिखेगा। क्लियर है? पी एंड एल से अपन को प्रॉफिट उठाना है। पी एंड एल नहीं दे रखा होगा तो केवल रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। क्लियर आ रही है कहानी समझ में? कोई दिक्कत है? एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आप ध्यान नहीं दे, प्रॉफिट पे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन का जो फॉर्मेट है एक बार आप उसको देखो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पे नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आफ्टर है सब कुछ, तो यहां पे अपन ने नेट प्रॉफिट लिख दिया। नेट लॉस भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं समझे। नेट लॉस आएगा तो ब्रैकेट में लगेगा और नेट प्रॉफिट आए तो प्लस, यानी प्लस वाले अपन बिना ब्रैकेट के दिखाएंगे और जो लेस वाले वो उनको अपन ब्रैकेट में दिखाएंगे। क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यू गेट नेट प्रॉफिट। सबसे पहले अपन ने यहां पे वर्ड लिखना है, इसको देखना पहले, एडजस्टमेंट फॉर। अब एडजस्टमेंट करेंगे तो अपन ने बताया था सबसे पहले अपन लोग नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करते हैं, नॉन कैश का। तो देखो यहां पे अपन ने लिखा डेप्रिसिएशन। ये नॉन कैश आइटम है, सारे नॉन कैश आइटम ऐड होंगे। डेप्रिसिएशन लिख दिया, डेप्रिसिएशन ऐड होगा। क्लियर? नॉन कैश है इसलिए। ठीक है, जितने भी टाइप के प्रोविजंस होंगे वो सब ऐड होंगे। तो जरा एक मिनट देख लो, यहां पे अपन ने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स डिविडेंड। ठीक है, ये प्रोविजंस है, ये हमें ऐड करने क्योंकि नॉन कैश है। आ रही बात समझ में? इसमें कोई परेशानी है? अच्छा, एक वर्ड लिख रहा हूं, उसको जरा ध्यान से, पहले आप लोग इसको समझो, समझने से काम बनेगा, लिख तो दुनिया रही है। इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, ये वर्ड लिखा है इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ।
इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ का मतलब जरा समझाते थे, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। इंटेंजिबल असेट्स हमें पता होनी चाहिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लोगो, ये सारी की सारी हमारी इंटेंजिबल असेट होती है। इनको अगर रिटर्न ऑफ करते तो ये आती है। यहां पे मैं सिर्फ रिटर्न ऑफ लिख रहा हूं ना, तो सिर्फ इसी वर्ड पे ध्यान देना, रिटर्न ऑफ। इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के साथ समझाते हैं। 2018 है, 2019 है, गुडविल है, ठीक है। 2018 में थी 10,000 और 2019 में मान लेते 6,000, तो हमें पता है कि 4,000 गुडविल कम हो गई, 4,000 कहां गए, रिटर्न ऑफ हो गई, यहां पे ऐड हो गई, गुडविल रिटर्न ऑफ। क्लियर है? ये 10,000 से 6,000 हो गए, रिटर्न ऑफ हो गई, कितने की, 4,000 की, हमें यहां पे रखना है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा उल्टा, तुम बोलोगे सर 10 की जगह 16 हो जाते तो क्या करते, 6,000 बढ़ गए। हमें बढ़ने से नहीं मतलब, हम क्या लिखवा रहे हैं पे, इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। आ रही कहानी समझ में? हम जो यहां पे लिखवा रहे हैं हमें उससे रिलेटेड बात करनी है। अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो हमें पता है कि हमारी इसमें लिखाई ही नहीं, तो हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ किस पे बात ध्यान रखनी है, ये अगर कम हो रही है तो, इसलिए लिखा हुआ है इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ। क्लियर है? अब वो तुम्हें इंटेंजिबल असेट पता होनी चाहिए, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, लोगो, ये सारी की सारी हमारी कौन सी होती है, इंटेंजिबल असेट होती है। ठीक है? अच्छा, अभी एक और वर्ड लिख रहे हैं, उसको भी देखो आप, एक और, फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ। अब ये देखो, आपने बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, एक वर्ड आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अगर वो होती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन, आगे समझे, ये सारी हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। ये भी सेम कहानी है, रिटर्न ऑफ है। कम हो रही होंगी तो अपन को यहां पे ये ऐड करनी पड़ेंगी। बात समझ आ रही है? फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है? आ रही है समझ में आपको अच्छे से? देखो, तो अपन ने डेप्रिसिएशन लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड डिविडेंड लिया, इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ लिया, फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ लिया। ये हेड के नाम दे दिए। पर्टिकुलर वहां पे गुडविल होगा तो गुडविल लिखेंगे, पेटेंट होगा पेटेंट लिखेंगे, ट्रेडमार्क होगा ट्रेडमार्क लिखेंगे। ऐसी फिक्टिशियस असेट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करेंगे तो वो लिखेंगे, अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह अगर वो रिटर्न ऑफ करे तो वो लिखेंगे। रिटर्न ऑफ, बस यहीं तक बात होनी चाहिए, इसके आगे कोई बात नहीं करना। क्लियर? आ रही बात समझ में? चलिए अब सुनो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये हमें ऐड करने हैं। यानी कि जो भी असेट को बेचने से यानी सेल करने से अगर कोई लॉस होगा तो वो हमें यहां पे एडजस्ट करना है, पी एंड एल में। ठीक है, नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर रहे हैं। आगे कहानी समझ में? ये ऐड हो गया। बताइए कोई दिक्कत है इसमें? अपन ने बताया था प्रॉफिट और लॉस का एडजस्टमेंट करेंगे ऑपरेटिंग में। इन्वेस्टिंग में कोई ध्यान नहीं देना। इन्वेस्टिंग में तो जितने में सेल करिए उतने से मतलब है, प्रॉफिट लॉस का सारा ध्यान इधर होगा। आ रही कहानी समझ में? प्रॉफिट होगा तो अभी अपन बताएंगे, अभी तो लॉस की बात कर रहे हैं। लॉस है तो अपन ने क्या कर दिया, ये ऐड कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ रही है आपको? चलिए अच्छा, एक बात और समझ लेना, और क्या बताते हैं। यहां पे लिखा हुआ प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और स्लैश इन्वेस्टमेंट। अगर इनको सेल करने से अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो हमें कम करना है। क्लियर? आ रही है बात समझ में? लॉस है तो अपन ऐड करेंगे और प्रॉफिट है तो अपन इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये लेस वाले, बाकी जो लिख रहा है वो सारे के सारे प्लस वाले। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? चलिए अब जरा समझना, एक बात कर लेते हैं प्रोविजंस के बारे में। जैसे प्रोविजन के बारे में टैक्स और डिविडेंड की बात तो कर ली, एक और वर्ड होता है पीबीडी का, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब समझना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये होता है पीवीडी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट होता है। इसके थोड़े से कुछ दो रीजन है, वो बताते हैं। एक तो एक बार ये इंक्रीज हो जाए और एक बार ये डिक्रीज हो जाए। बात समझना, एक बार तो ये इंक्रीज हो जाए और एक बार ये डिक्रीज हो जाए। क्लियर है? दो चीज होती है, एक बार पीवीडी ज्यादा बनना है और एक बार हमें जितना मेंटेन करना है उससे कम बनना है। तो ये अपन ने, अब तुम कहोगे सर ये अपन ने कहां पढ़ा है, ये अपन ने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा था। प्रोविजन का जितना बना हुआ है उससे ज्यादा बनाते थे और एक बार कम करते थे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, तो अगर पीवीडी इंक्रीज करते थे तो टू साइड जाता था और अगर उसे डिक्रीज करते थे बाई साइड जाता था पीवीडी। आ गए समझ में? तो यहां पे भी सेम कुछ है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट की कहानी बता देते हैं। अगर ये इंक्रीज होगा, बात समझना, अगर ये इंक्रीज होता है तो ये ऐड होगा, तो ये ऐड कर ही रहे, ठीक है। लेकिन अगर ये डिक्रीज होगा, बात समझना, अगर ये डिक्रीज होगा तो ये लेस होगा। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है? अगर ये इंक्रीज होगा तो अपन को ये क्या करना है, ऐड करना है, और अगर ये डिक्रीज होगा तो हमें इसे क्या करना है, लेस, पीवीडी का।
क्लियर है? तो मैं यहां पे सिर्फ इंक्रीज वाला बता रहा हूं, डिक्रीज अगर होगा तो लेस होगा। ये इंक्रीज की बात कर लेते हैं, ठीक है? ये हो गया प्रोविजन। तो मैंने बताया था जितने टाइप्स के प्रोविजन होंगे वो सब ऐड होते हैं। क्लियर? आ रही है समझ में? कोई दिक्कत है? अच्छा, एक चीज और तो मैं समझा देता हूं, वो और देख लीजिए आप। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसके बारे में अभी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर बात करके आए थे, तो यहां पे भी देखना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर ये आता है तो अपन इसको लेस करेंगे। बस अब ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन ऐड, प्रोविजंस जितने भी होंगे ऐड, इंटेंजिबल असेट रिटर्न ऑफ होगी ऐड, फिक्टिशियस असेट रिटर्न ऑफ होगी ऐड, लॉस ऑन, अगर कोई भी लॉस होगा असेट को बेचने से तो ऐड, और प्रॉफिट होगा तो लेस, पीवीडी अगर इंक्रीज होता है तो ऐड और डिक्रीज होगा तो लेस, और ठीक है इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट यहां से लेस। अब तुम कहोगे सर इस पॉइंट का मतलब समझाओ, ये आपने यहां पे लेस करा क्यों है, इसका समझ लीजिए। ये हम है ना नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्लियर बात समझना? तो ये क्या होता है, अगर अपन इसको बात करें इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये बिजनेस की क्या नॉर्मल इनकम नहीं है। बात समझना ढंग से, ये बिजनेस की नॉर्मल इनकम नहीं है। इसे अगर अपन वर्ड बोले ना तो ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में एक बार समझा था, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये, नॉन ऑपरेटिंग। हमारा बिजनेस कपड़े का है, आपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है या किसी कंपनी के शेयर ले रखे हैं, वहां से आपको डिविडेंड आएगा, इंटरेस्ट आएगा, तो आपके बिजनेस का है क्या? नहीं है, इसलिए इसको यहां से लेस कराते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड होता है। आगे कहानी समझ में? ये वही सेम अमाउंट जो वहां पे ऐड करी ना, वही सेम अमाउंट है लेस कर रहे हैं। ये लिखा हुआ क्या देख लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और वहां पे लिखा था इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, और प्लस करा था क्योंकि पैसा आएगा, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लेस करा रहे हैं, क्योंकि हम यहां पे नेट प्रॉफिट में पैसा एडजस्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा, आपने ये भी नहीं बताया प्रॉफिट और लॉस, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग है। जो लॉस तुम्हारे बिजनेस का नहीं था तुमने लेस करा रखा, तो देखो ऐड करा दिया। वो प्रॉफिट जो तुम्हारे बिजनेस का नहीं था तुमने ऐड करा रखा, देखो लेस करा दिया। नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट हो गए सारे। बोलो बात समझ में आ गई? बोलिए, इसमें कोई परेशानी है किसी टाइप की? ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस, इंटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट, लॉस, प्रॉफिट, प्रोविजंस और इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड। इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड क्लियर? आगे अच्छा, अब ध्यान से समझना, ये इसी पॉइंट इसी वाले कॉलम में चलेगा, नेट अमाउंट में कुछ नहीं चलेगा। या तो इसका आंसर हम ऐड लेस करते हुए आएंगे, या तो प्लस में आएगा, या फिर इसका आंसर आएगा माइनस में। क्लियर? या तो इसका आंसर इसको अपन ऐड लेस करते होंगे, या तो ये प्लस में आएगा या फिर आएगा माइनस में, दोनों में से किसी में भी आ सकता है। इसको लिखते क्या है जरा देख लो, यहां पे अपन ने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये लिख दिया अपन ने। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, ये जो कुछ भी करा अपन ने, ये वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट से पहले की कहानी अपन ने करी है। क्लियर? बात आ रही समझ में? यानी कि ये सब कुछ एडलेस करा है तो ये वर्किंग कैपिटल से पहले आया है। आ गई समझ में? अच्छा, अब समझना, वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीज पढ़नी है, एक तो करंट असेट्स पढ़नी है, एक करंट लायबिलिटी। ठीक, अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करते वो समझ लो। 4 पॉइंट बनते हैं इसके अंदर, वर्किंग कैपिटल के अंदर 4 पॉइंट बनते हैं वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब जरा करंट एसेट्स के बारे में समझ लो। अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, समझना, अगर हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको अपन को एडजस्टमेंट में लेस करना पड़ेगा। क्लियर आ रही है बात समझ में? लिख रहा क्या हूं जरा उसको देखना, यहां पे लिखा वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, 4 पॉइंट बनते हैं इसमें। पहले यहां पे लिखा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारी करंट एसेट इंक्रीज होगी तो हमें ये लेस करनी है, और अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो हमें ऐड करनी है। तो करंट एसेट्स हमारी अगर इंक्रीज होगी लिखेंगे तो यही इंक्रीज इन करंट एसेट, वर्ड पे ध्यान देना भैया, इंक्रीज इन करंट एसेट्स ही लिख रहे हैं, और लेकिन हम इसको लिखाएंगे ब्रैकेट में। यहां तक बात समझ आ रही है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमने लगाया ब्रैकेट में, इंक्रीज हो रही लिखेंगे यही, लेकिन हमें क्या करना है? लेस। आ रही कहानी समझ में? दूसरा, डिक्रीज इन करंट एसेट, और अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज होगी तो ये हमें ऐड करनी है। अब तुम कहोगे सर डिक्रीज और इंक्रीज का एक मिनट यहां पे एग्जांपल से समझा देना एक बार, तो समझा देते हैं। देखो 2016 लिखा, 2017 लिखा, ये लिखा जी डेटर, ये लिखा जी बीआर, ये हमारे दोनों करंट एसेट्स है। डेटर लिखा हमने 80,000, और 2017 में ये हो गए हमारे 1 लाख के। तो ढंग से समझना इस पूरी बात को, हमारे यहाँ पे डेटर इंक्रीज हुए 20,000 से। ठीक है, लिखूंगा तो ये इंक्रीज इन डेटर, क्योंकि करंट एसेट्स है इंक्रीज, लेकिन 20,000 रुपए हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे ब्रैकेट में, क्योंकि हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी तो हमें लेस करनी है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? देख लो आप खुद आराम से, 80,000 से 1 लाख हो गए, 20,000 बढ़ गए, लिखूंगा तो ये इंक्रीज इन डेटर, लेकिन मैं 20,000 ब्रैकेट में लिखूंगा। ठीक, अच्छा अब बीआर की बात कर लेते हैं। पहले था ये 80,000, अभी हो गया हमारा 75,000। अब जरा देखो, करंट एसेट्स ही है बीआर भी, तो ये हमारी 80,000 थी, 75 हो, 5,000 घट गए,
लिखूंगा तो ये डिक्रीज इन बीआर, डिक्रीज इन बीआर, डिक्रीज इन बीआर, लेकिन मैं इसको प्लस करूंगा 5,000 रुपए। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो कम करनी है, और अगर डिक्रीज होगी तो ऐड करनी है। दोनों पॉइंटों को अच्छे समझ लो। इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट एसेट ब्रैकेट में, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज हो रही करंट एसेट, 5,000 से ऐड कर दी। क्लियर? आगे 2 पॉइंट। अब बात कर लेते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ऐड करनी है, डिक्रीज हो रही है, लेस करनी है, सीधा सीधा है। तो जैसे यहां पे लिखा अपन ने इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड कर दो, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो इसको लेस कर दो, और यहां पे कर देंगे लाइन। बोलो पहले बात समझ आ रही है? यानी कि इंक्रीज इन करंट एसेट, करंट एसेट अगर बढ़ती है तो घटानी है, और घटती है तो बढ़ानी है। करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ा दो, घट रही है तो घटा दो। जैसे क्रेडिटर पहले थे 1 लाख के और हमें 70,000 के, घट रहे तो घटाएंगे, ले रहे डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सीधे 30,000 ब्रैकेट में लगाने। आ रही कहानी सबको समझ में? बात कर लेते बीपी की। बीपी पहले था 60,000 और फिर हो गया जी 90,000, बढ़ गए 30,000 रुपए, बढ़ गए, बढ़ा दो, लिख रही है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। इसका सीधा सीधा है। करंट एसेट में रिवर्स चलता है, अगर करंट एसेट्स अपनी इंक्रीज हो रही है तो अपने को माइनस करनी है, और अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे हमें प्लस करना है। करंट एसेट्स के अंदर होता है। आ रही बात समझ में सबको? तो इन चारों का एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे हम इसमें हम चारों का एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आंसर या तो प्लस में आएगा या ये आंसर हमारा माइनस में आएगा। अभी समझ लो, दोबारा से बताते हैं। नेट प्रॉफिट में हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट करे, ठीक है, नॉन कैश के कर दिए, लॉस के कर दिए, ये हमने कर दिए सारे के सारे एडजस्टमेंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन का, इंटेंजिबल का, फिक्टिशियस का, लॉस का, प्रॉफिट का, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट का, और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का, ये हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट करे। क्लियर? आगे कहानी समझ में? एडजस्टमेंट करने के बाद फिर अपन ने लिखा यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पढ़ रहे हैं, तो ये जो आंसर आया कैसे आया, लिख दिया बिफोर वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। आगे कहानी बिफोर, अभी वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट नहीं हो, अब हमने लिख दिया ये वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट कर दिया। कहानी आ गई समझ में? कोई इसमें परेशानी किसी टाइप की? अब इन चारों पॉइंटों को इसमें एडलेस करने पे या तो ये आंसर प्लस में आएगा या ये आंसर माइनस में आएगा, कि जरूरी नहीं है प्लस में आए, माइनस में भी आ सकता है। तो मैं यहां से इरेज कर रहा हूं और ऊपर लिखूंगा। अब इसको देखना जरा 1 मिनट। तो यहां पे अपन लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। या तो ये प्लस में या ये माइनस में। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। अभी ये एक्टिविटी जो आई है 2 से पहले चल रही है। किस किस से? एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से और एक टैक्स से पहले। क्लियर? देखो, सबसे पहले अपन ने सारा एडजस्टमेंट करा नॉन कैश वगैरह का। यहां पे आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल, तो अपन ने कहा था नॉन कैश का करेंगे फिर वर्किंग कैपिटल करेंगे, तो ये रहा दूसरा वर्किंग कैपिटल। ये सारा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा, वर्किंग कैपिटल के आगे आ गए। अब यहां पे लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम, जो आंसर आएगा इसको एडजस्ट करने के बाद वो आया है आपका बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स और टैक्स। क्लियर है? अब तुम पूछोगे सर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने लिखे होते क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब है जैसे मान के चलते कोई आपने पैसा जीता, कोई पैसा आपके पास आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम हो गई जो आपका बिजनेस से रिलेट नहीं करता था लेकिन पैसा आ गया, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसको अपन यहां पे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को, ठीक है। एक्सपेंस तुम पे किसी ने केस कर रखा था, वो केस तुम हार गए, मान के चलो तुम्हें पैसा देना पड़ गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट हो गया। आ रही कहानी समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर दोनों चीजें होती है, एक्सपेंसेस भी होता है और रिसीट भी होती है। पैसा आ भी जाएगा तो ऐड कर देंगे और जाएगा तो लेस कर देंगे। क्लियर? आगे कहानी समझे? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? आ रही बात समझ में? यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? सारे नेट प्रॉफिट में सारा एडजस्टमेंट करा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा, फिर लिख दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसका एडलेस करेंगे, नहीं है तो खत्म हो गया पे। अब उसके बाद जरा देखो अब क्या करना है आगे। अब यहां से समझना है थोड़ा सा कुछ। यहां पे हमने लिखा टैक्स, टैक्स पेड, और जैसे टैक्स पेड करेंगे तो पैसा तो जाएगा ही टैक्स पेड में, तो नो डाउट इसमें। और इसके नीचे करेंगे लाइन। अब यहां पे क्या लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना। लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? और इस कॉलम में लिखना नहीं है, इस लाइन के जस्ट सामने लिखना है। या तो आंसर प्लस में आएगा
यही आंसर आएगा माइनस में। इसके नीचे कोई लाइन नहीं, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं, बस इस लाइन के सामने लिख दिया। ये होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट। सबसे पहले अपन ने नेट प्रॉफिट लिया बैलेंस शीट से, फिर सारे एडजस्टमेंट करे नॉन कैश आइटम्स के, यहां पे आ गए, फिर वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करा, यहां पे आ गए, इसको लिख दिए। ये जो ये बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा तो उसका एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया होगा, कर लेंगे, नहीं तो इसके बाद सीधे क्या पेड करना है, टैक्स, और फिर सीधे क्या लिखेंगे हमें, नेट कैश। नेट लिखा है यहां पे, समझना, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सीधे इस वाले कॉलम में, इधर नहीं लिखना, इसके ऊपर कोई लाइन नहीं चाहिए, इसके नीचे कोई लाइन नहीं चाहिए। अब या तो ये आंसर प्लस में आएगा, यही आंसर माइनस में आएगा। इससे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, क्लियर? आगे कहानी समझ में, इसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? कोई परेशानी इसके अंदर? आप एक बार इसका रिवीजन करें। देखो ऐसा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जल्दी से किसी को समझ में नहीं आता जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसके पॉइंट्सों के बारे में पता नहीं होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है। ठीक है, किस किस चीज से पैसा आएगा, किन किन चीज से पैसा, इनफ्लो और आउटफ्लो में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। फॉर्मेट इसी तरीके से बनेगा। डायरेक्ट मेथड अपने को पढ़ना नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड में अपन ने बता दिया है कि नेट प्रॉफिट अपन को बैलेंस शीट से लेना, अदर इंफॉर्मेशन पर अपन को ध्यान नहीं देना। फिर सारे के सारे नॉन कैश के एडजस्टमेंट करेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा बिफोर वर्किंग कैपिटल। फिर वर्किंग कैपिटल में 4 पॉइंट, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है। करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है तो लेस करनी है, और करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रही है तो ऐड करनी है। करंट लायबिलिटी का सीधा सीधा है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस कर दो और डिक्रीज हो रही है तो माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से पहले का सिस्टम आ जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन दिया होगा, अगर नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्स पेड होगा तो टैक्स पेड करा देंगे। आगे का नहीं समझे, उसके बाद आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और नेट अमाउंट के कॉलम में यहां पे लिखना है, या तो ये आंसर प्लस में आएगा या ये आंसर माइनस में आएगा। क्लियर? आई होप कि ये आपको अच्छे समझ में आएगा। पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहे हैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैश फ्लो में अभी अराइज होंगी। ठीक है, एक बार आप इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।